एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिखकर बता दीजिए ताकि कंफर्म हो जाए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे बेटा। एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिखकर, ठीक है जी। तो ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है, और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का मैं समय लूंगा आप सभी लोगों का, जिसमें एक प्रॉपर गाइडेंस जो मैं हमेशा देता हूं दोबारा दोहरा देता हूं, क्योंकि कई बार बहुत सारे बच्चे नए आते हैं क्लास में। तो समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में जितनी मैं थ्योरी आपको करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी आपको करने की जरूरत नहीं है। आप इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और उसमें भी पीवाईक्यू हमें सबसे पहले करने चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। इसके लिए आपको करना क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, वहाँ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें कम्युनिटी वाले सेक्शन में डेली चेक कर लिया करो मैंने कितने नए क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि हमारा एक मॉक टेस्ट हो जाता है डेली। फिर आप चले जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी क्लासेस हैं और आए वो सारी आपको देखनी है। अगर आप ये बोलें कि सर इनके पीडीएफ फाइल दे दीजिए ताकि हम प्रिंट आउट निकलवा सकें, तो वो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका सेम नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। आपका बैच रहे या ना रहे, आपको हमेशा मेरी लेटेस्ट पीडीएफ, एमसीक्यूज की चैप्टर पीडीएफ सब है ना, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी, इसलिए उसे ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। टेलीग्राम की जो भी पीडीएफ है या यूट्यूब चैनल है, ये आपको ऑफिशियली मेरे ना मिल पा रहे हो तो आप सीधे मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर मैसेज कर देना अपने बैच का नाम लिखकर, मेरे ये ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को, नमस्कार। आज की डेट डाल देता हूं मैं यहाँ, 9 सितंबर 2024, यानी 9 सितंबर 2024 आज की तारीख है बेटा। और हमारा आज की क्लास में ना जो मुख्य चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, इसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है जी, कंप्यूटर हार्डवेयर। हिंदी में भी है ना, हार्डवेयर को हार्डवेयर के नाम से ही बोला जाएगा, इसका कोई हिंदी ट्रांसलेशन या हिंदी अनुवाद नहीं होता है। ठीक है, तो जैसा कि है ना, लास्ट क्लास में मैंने अपना एक और तीसरा चैप्टर जो है खत्म कर दिया था। तो टोटल मिला के 3 चैप्टर अभी तक हम खत्म कर चुके हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कंप्यूटर की संरचना, मेमोरी यूनिट्स यानी मेमोरी इकाइयां, और तीसरा था हिस्ट्री, जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आज से हमारा चौथा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर। मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जल्दी से आपको बता दूं कि आप कोई भी सिलेबस उठा के देख लीजिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, सभी एग्जाम्स में आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऐसा लिखा हुआ जरूर मिलेगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो भी आपको कंप्यूटर हार्डवेयर वाला चैप्टर पढ़ना है, और अगर डायरेक्टली हार्डवेयर लिखा हुआ है या कंप्यूटर हार्डवेयर लिखा है तो भी आपको ये पढ़ना है। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर अगर ऐसा लिखा हो कि बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़ के आना है आपको, तो भी कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर को हमें पढ़ के जाना होता है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर को है ना कुछ इस तरीके से शुरू करेंगे, कंप्यूटर शब्द से ही। ठीक है, देखो, अगर आप अपने कंप्यूटर में ना कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी, तो इस काम को करने के लिए ना आपको दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जैसे अगर आपने ना मान लो 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए खर्च करके कोई सॉफ्टवेयर, कोई हार्डवेयर खरीद लिया या कोई कंप्यूटर खरीद लिया, ऐसे बोल दीजिए, मैं फिर से दोहरा देता हूं। आपने मान लो 30-40-50 हजार रुपए खर्च किए और आपने कंप्यूटर खरीद लिया, तो कंप्यूटर खरीदने का ही मतलब होता है कि आप कंप्यूटर हार्डवेयर खरीद के लेके आए हो। ठीक है, कंप्यूटर खरीदने का ही मतलब होता है कि आप एक हार्डवेयर डिवाइस खरीद के लाए हैं या हार्डवेयर खरीद के लेके आए हैं। बट जिस सॉफ्टवेयर को आपको यूज करना है, जिस सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना है, वो अगर आपके कंप्यूटर में या कंप्यूटर हार्डवेयर में नहीं है तो आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, आपने कंप्यूटर खरीद लिया, ठीक है जी, अब उस कंप्यूटर में ना आप एमएस ऑफिस पर काम करना चाहते हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की फाइल बनाना चाहते हैं, और आपके कंप्यूटर में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है ही नहीं, तो भी है ना आप अपना काम नहीं कर पाएंगे कोई भी, है ना। मतलब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वाला काम कैसे करोगे जब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर होता है एमएस ऑफिस वो है ही नहीं। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है, आपके पास कोई पेन ड्राइव है या कोई सीडी डीवीडी है या कोई मेमोरी कार्ड है, ऐसे किसी भी डिवाइस में आपके पास मान लो एमएस ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर है। जैसे किसी ने अपने कंप्यूटर में से आपकी पेन ड्राइव में एमएस ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर डाल के दे दिया, ठीक, आपके पेन ड्राइव में है, बट आपके पास कंप्यूटर नहीं है।
आपके पास कंप्यूटर या प्रॉपर कंप्यूटर पूरा हार्डवेयर नहीं है, तो उस पेन ड्राइव को ऐसे हवा में लेकर घूमने से काम थोड़ी चलेगा कि पेन ड्राइव लेकर या सीडी डीवीडी लेकर ऐसे घूम रहे हो तो एमएस ऑफिस पे काम कर लेंगे। यानी वो सॉफ्टवेयर जो आपने पेन ड्राइव या सीडी डीवीडी में डाल रखा है उससे काम नहीं हो पाएगा ना, ऑब्वियस है। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास प्रॉपर कंप्यूटर हार्डवेयर और जिस सॉफ्टवेयर पर आपको काम करना है वो भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप अपने कंप्यूटर पर कोई काम कर पाएंगे। यानी मोटा मोटी बात हमें यह समझ में आ गई कि अगर मैं अपने कंप्यूटर से कोई भी काम करना चाहता हूं, कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहता हूं, कोई भी है ना वर्क कंप्लीट करना चाहता हूं, तो इसके लिए ना मेरे को प्रॉपर कंप्यूटर हार्डवेयर और प्रॉपर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बताइए, ये बात समझ में आ गई या नहीं, है ना? जय हिंद मेरे भाई, सभी को जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो ये बात समझ में आई या नहीं? तो एक बात हमें ये समझ में आ गई कि अगर हमसे ये कहा जाए कि कंप्यूटर एक बेसिकली है क्या, तो वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। कंप्यूटर है क्या, इसका मीनिंग यही है कि कंप्यूटर पे कैसे आप काम करोगे, है ना? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के मिलने से आपका कोई भी कार्य परफॉर्म हो जाएगा। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जरूरत है। समझ मारे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है और सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर के बिना अधूरा है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, नीड है, आवश्यकता है। केवल हार्डवेयर से भी काम नहीं चलेगा और केवल सॉफ्टवेयर से भी काम नहीं चलेगा। अब बात यह आती है कि इस हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को समझे कैसे। तो देखो, सिंपल सी बात है कि हार्डवेयर का मतलब होता है वो चीजें हमारे कंप्यूटर में जिन जो टेंजिबल फॉर्म में है। टेंजिबल का मतलब होता है जिनको आप देख सकते हो व छू सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश वोकैबुलरी अगर अच्छी है आपकी, तो मैं आपको बता दूं कि टेंजिबल एक शब्द है, याद रखिएगा इसको, जिसका मीनिंग होता है कि जिन वो चीजें जिनको हम देख भी पा रहे हैं और छू भी पा रहे हैं। और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर वो चीजें हैं जो इनटेंजिबल फॉर्म में है। कैसी फॉर्म में? इनटेंजिबल। इसका मतलब यह है कि ये वो चीजें हैं जिनको हम केवल देख सकते हैं। और कहां देखेंगे? कंप्यूटर में मॉनिटर की स्क्रीन पर। ठीक है जी, मॉनिटर स्क्रीन पर ही हम देख पाएंगे इन चीजों को। किसको? सॉफ्टवेयर को। यस और नो? ये बात समझ में आ गई या नहीं? जैसे कई बार है ना ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। देखो आजकल क्या हो रहा है ना कि कंप्यूटर के क्वेश्चन भी है ना ऐसे बनाए जा रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या कंप्यूटर के रिगार्डिंग इनमें से कौन से कथन सत्य हैं असत्य हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो वहां है ना ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो ये ध्यान रखिए कि हार्ड का मतलब है छूने वाली चीजों को, देखने वाली चीजों को, और सॉफ्ट का मतलब है यहाँ पर जिन चीजों को हम केवल देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर है ना कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यानी कि कौन सा कथन हमारा सत्य है और कौन सा असत्य। तो स्टेटमेंट नंबर 1, मैं आपको यह भी बता दूं कि ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही है जो अभी मैं लिख रहा हूं आपके सामने। सपोज दैट आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर। देखिए हार्डवेयर को शॉर्ट में HW और सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में SW भी लिखा जा सकता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आपको केवल इतना बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है गलत, यस और नो में आंसर देना है। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का युग्म होता है, युग्म होता है। बताइए ये स्टेटमेंट सही है गलत है? आप स्टेटमेंट नंबर 1 का आंसर दीजिए, तब तक मैं स्टेटमेंट नंबर 2 लिख देता हूं। यानी कि हमारा जो दूसरा कथन है वो लिख देता हूं, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर ईदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बताइए ये वाला कथन सत्य है या असत्य है? हिंदी में लिखा जाएगा, कंप्यूटर के सारे घटक या तो हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 3 लिखिए, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हिंदी में लिखा जाएगा, कंप्यूटर के सारे घटक हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके का है ना एक क्वेश्चन SSC के एग्जाम में भी पूछा गया, बीते जो पेपर्स हुए हैं वहां पर।
इसी तरीके का कथन को लेकर, स्टेटमेंट को लेकर है ना एसएससी का एग्जाम हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया। बताइए कौन से स्टेटमेंट सही है हमारे। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बताता हूं। देखो स्टेटमेंट नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट नंबर 1 में सिंपल सा लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का युग्म होता है। तो ये बात सही है गलत है? सही है भाई। अभी इसी बात की तो हमने चर्चा की है कि कंप्यूटर है ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना हुआ है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना अधूरा है ना। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर ईदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर के सारे घटक या तो हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। अब एक बात मैं आपको है ना बता दूं कि कंप्यूटर के केस में ना घटक शब्द या कंपोनेंट शब्द है ना हर चीज के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। आप ये मत सोचिएगा कि घटक शब्द है ना केवल और केवल किसी हार्डवेयर वाली डिवाइस के लिए यूज करते होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे समझ लो कि हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड माउस है, हाँ कंप्यूटर के पार्ट होता है, हाँ। तो कीबोर्ड और माउस है ना हार्डवेयर के रूप में होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो उनको भी कंपोनेंट कहा जाता है। और अगर मैं एमएस ऑफिस की बात करूं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की बात करूं, जिनके थ्रू मैं डॉक्यूमेंटेशन या दस्तावेज वाली फाइल बनाता हूं, तो उनके उनको केवल मैं देख ही तो सकता हूं, मॉनिटर स्क्रीन पर छू तो नहीं सकता ना एमएस ऑफिस को, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को। तो वो भी कंपोनेंट ही कहलाते हैं। यानी कि ओवरऑल ये समझ लीजिए कि कंपोनेंट शब्द या घटक शब्द है ना कंप्यूटर में हर चीज के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, चाहे उन्हें आप देख पाएं, चाहे आप उन्हें छू पाएं और देख पाएं, दोनों कोई भी चीज हो। तो इसका मतलब कि कंप्यूटर के अंदर सारे घटक या तो हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर हैं। जैसे उदाहरण के लिए फिर से सुन लो, क्या ना मेरे को कीबोर्ड के बारे में पता नहीं था, तो मैंने किसी से पूछा जिसको कंप्यूटर का ज्ञान था, और उन्होंने उनसे मैंने पूछा कि कीबोर्ड क्या चीज होती है, तो उन्होंने बताया कि कीबोर्ड है ना कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, यानी वो चीज जिसको हम है ना छू सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है जी। मेरे को कंप्यूटर के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था, तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई एमएस ऑफिस क्या चीज होती है, तो उसने बताया कि एमएस ऑफिस है ना कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, यानी जिसको मैं मॉनिटर स्क्रीन पर केवल देख पाऊंगा, छू नहीं पाऊंगा। तो बताइए क्या कीबोर्ड नाम का कोई सॉफ्टवेयर मौजूद है? नहीं। क्या एमएस ऑफिस नाम की कोई डिवाइस मार्केट में मिलती है कंप्यूटर के केस में? नहीं। तो या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, इसलिए हमारा जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ना वो भी हमारा यस हो गया। और जब सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा यस हो जाएगा तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात। भाई तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कंप्यूटर के सारे घटक हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं, तो दोनों कैसे हो सकते हैं? क्या एमएस ऑफिस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है? नहीं। क्या कीबोर्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होता है? नहीं। तो दोनों कैसे हो सकता है भाई? ठीक है जी। तो इस तरीके का एसएससी में अभी रिसेंटली एक पेपर, मतलब एक शिफ्ट में ना इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में बताया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। बाकी देखिए मैं फिर से बता दूं ये बात आपको कि अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं या आपका मन नहीं करता है नोट करने का, तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं जिस टेलीग्राम चैनल की जानकारी क्लास की शुरुआत में आपको दे रहा था, वहां पर कंप्यूटर हार्डवेयर नाम की कंप्लीट क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसका प्रिंट आउट निकलवा कर भी आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, या जैसे आप चाहें वैसे आप रिवीजन कर सकते हैं अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो। ठीक है, वरना नोट्स बनाने चाहिए खुद से। अब आगे देखिए, आपने ना जैसे फिजिक्स वगैरह पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, बायोलॉजी भी पढ़ी होगी, यानी टोटल साइंस तो पढ़ी होगी, है ना। तो साइंस जब हम पढ़ते हैं ना, तो एक शब्द वहां पर बहुत ज्यादा फेमस होता है, वो शब्द है एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद। तो अगर एक एक्सेप्शन की यहां पर बात की जाए कंप्यूटर के केस में, तो कीबोर्ड भी एक अपवाद के रूप में है आज के समय पर। आप बोलेंगे सर कैसे? मैं समझाता हूं। देखो जब मैं आपसे ये पूछूं कि कीबोर्ड क्या चीज है, तो आप एक सिंपल सा आंसर देंगे, सर कीबोर्ड है ना कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, यानी हम इसे छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं ना। बट आज के समय पर है ना कीबोर्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही रूप में मौजूद है। अब आप बोलेंगे सर कैसे? भाई हार्डवेयर तो सिंपल हो गया, ट्रेडिशनल कीबोर्ड जिस पर आप टाइपिंग करते हो। सॉफ्टवेयर बेसिकली वो कीबोर्ड हो गया जिसे हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड या वर्चुअल कीबोर्ड के नाम से बोल देते हैं। समझ में आ गई बात? या तो आप इसे बोलिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, या फिर आप इसे वर्चुअल कीबोर्ड के नाम से भी बोल सकते हैं। बताइए बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? देखो वर्चुअल कीबोर्ड कहने का मतलब होता है यहाँ पर आभासी कीबोर्ड, मतलब कि ये वो कीबोर्ड है जिसको आप केवल छू नहीं पाएंगे, देख पाएंगे केवल, आभासी कीबोर्ड। ठीक है जी। देखो सीधी सी बात है, जब आप है ना कोई पेपर देने जाओगे, तो वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप पेपर दे रहे होते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पर है ना आपको आईडी और पासवर्ड लिखना पड़ता है। तो जो आप आईडी पासवर्ड वहां पर लिखेंगे ना, तो उसके लिए आप वहां के कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन होती है कि वहां कीबोर्ड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो एग्जाम आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है जी, बंद हो जाएगा। तो इसलिए कीबोर्ड वहां का यूज आप नहीं करेंगे। तो फिर अपना आईडी पासवर्ड कैसे लिखोगे? तो आपके सामने ना स्क्रीन पर ही एक कीबोर्ड बन के आता है, और उस कीबोर्ड पर माउस से क्लिक 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 करके
फाइनली आप क्या करेंगे, एक अपना आईडी पासवर्ड डाल देंगे और फिर एग्जाम लॉगिन कर लेंगे, है ना। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही जो कीबोर्ड बन के आता है उसी को आप वर्चुअल कीबोर्ड या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के नाम से बोल देंगे। या फिर और सिंपल एग्जांपल देखना है तो आपके मोबाइल फोन में जो चैटिंग करने के टाइम पर व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह जो आप करते हैं उस टाइम पर जो कीबोर्ड खुल के आता है तो उसको भी आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड या वर्चुअल कीबोर्ड के नाम से बोल देंगे। तो ये ध्यान रखना कि अगर कीबोर्ड पूछा जाए कि ये है क्या चीज तो इसके दो पॉसिबल आंसर होता है। या तो नॉर्मली पूछ रहा है कि कीबोर्ड क्या है तो हार्डवेयर आंसर है, या फिर अगर ये वाली बात पूछना चाह रहा है तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ऑप्शन में लिखा हुआ आएगा, तो ये आंसर हमारा सही होगा। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। गौरव बेटा आपने फर्मवेयर के बारे में पूछा है, तो बेटा ये जो टर्म आप पूछ रहे हैं ना फर्मवेयर, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, अभी इसका डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है। अभी केवल है ना आप वो डाउट पूछे जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें आपके दिमाग में आए तो। फर्मवेयर को ऑलरेडी मैं आपको कम से कम 2 बार पढ़ाऊंगा पूरे अपनी क्लासेस में, 2 चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई डाउट है तो पूछिए। या फिर एक काम कर लो गौरव, जब मैं आज की क्लास में बोलूँ कि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, तब आप है ना ये जो फर्मवेयर के बारे में पूछ रहे हैं पूछ लेना, अभी हम टॉपिक डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? ठीक है भाई। तो है ना हमें ये तो क्लियर समझ में आ गया कि कंप्यूटर बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और कंप्यूटर के केस में कुछ एक्सेप्शन जैसे कीबोर्ड एक एक्सेप्शन है, इसको छोड़कर बाकी सारे कंपोनेंट या तो हार्डवेयर हैं या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। तो हमारा जो बेसिकली चैप्टर है ना इसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इस हार्डवेयर वाले चैप्टर को हम अभी शुरू करेंगे, फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। देखो भाई, कीबोर्ड माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर प्रिंटर हार्डवेयर है, पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड ये भी तो हार्डवेयर है। तो टोटल मिला के ना कंप्यूटर हार्डवेयर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो पता चला टोटल हार्डवेयर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। 3 नाम रख दिए गए टोटल कंप्यूटर हार्डवेयर के। सबसे पहली कैटेगरी का नाम रखा गया इनपुट डिवाइसेस। ये इनपुट क्या चीज होती है, देखो हिंदी में इसको आगत युक्तियां कहते हैं बेसिकली, या केवल इनपुट को हिंदी में आगत कहा जाता है। सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर सिस्टम है, ये मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, और किसी भी डिवाइस के थ्रू हमारे कंप्यूटर में डाटा अंदर दिया जा रहा है, कंप्यूटर में डाटा अंदर जा रहा है, तो वो डाटा जो अंदर जाता है ना कंप्यूटर में उसे इनपुट कह देते हैं, और ये किसी ना किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू ही अंदर जाएगा। जैसे कीबोर्ड माउस से हम डाटा क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं। ठीक है भाई। इसके बाद दूसरी कैटेगरी बनाई गई है दैट इज आउटपुट डिवाइसेस की, जिसको हिंदी में निर्गत युक्तियां कहा जाता है। निर्गत युक्तियां यानी कि ये वो डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम और आप जैसे लोगों को है ना आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर में चल क्या रहा है उसे अगर देखें तो मॉनिटर स्क्रीन पे ही तो देखेंगे, या फिर कंप्यूटर में किसी फाइल का प्रिंट आउट अगर हमें चाहिए तो प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट देख लेंगे। तो ये प्रिंटर के थ्रू जो प्रिंट आउट मिल रहा है या फिर मॉनिटर स्क्रीन पे जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, ये आउटपुट है जो हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये हमें मिल रहा है ना, यानी बाहर की तरफ, तो इसको हम आउटपुट बोलेंगे, और ये किसी ना किसी आउटपुट डिवाइस के थ्रू ही मिलेगा, है ना। और तीसरी कैटेगरी बनाई गई है दैट इज स्टोरेज डिवाइसेस की। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टोरेज डिवाइसेस जिन्हें हिंदी में भंडारण युक्तियां कहा जाता है, ये कंप्यूटर में दोनों ही केसेस में कंसीडर की जाती हैं। दोनों ही केसेस का मतलब ये कंप्यूटर में इंटरनल भी होती हैं और एक्सटर्नल भी होती हैं। ठीक है जी, इंटरनल का मतलब हो गया आंतरिक रूप से, और एक्सटर्नल का मतलब हो गया बेटा बाहरी रूप से। ठीक है भाई। अब देखो सीधी सी बात है, अगर हम रैम रोम की बात करें, ये नाम आपने सुने होंगे, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, ये सब हमारे कंप्यूटर के अंदर ही लगी होती हैं, तो ये इंटरनल मेमोरीज हो गई। अगर मैं पेन ड्राइव की, मेमोरी कार्ड, सीडी डीवीडी की बात करूं तो ये कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती हैं, तो ये एक्सटर्नल हो गई, यानी कि बाहरी भंडारण युक्तियां। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर भी इंटरनल और कंप्यूटर के बाहर से भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को भंडार करने के लिए। समझ में आ गई बात? ठीक है जी। तो फाइनली हमें ये समझ में आ गया कि कंप्यूटर में अंदर डाटा देने वाली डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर से जो आउटपुट निकल रहा है, जो यूजर के लिए आउटपुट बनाया गया है, वो जिन डिवाइसेस के थ्रू यूजर को दिखाया जाएगा उनको आउटपुट डिवाइस बोलेंगे, और कुछ डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने का काम करती हैं हम उनको भंडारण युक्तियों के नाम से बोल देते हैं। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए एक एक छोटे छोटे एग्जांपल ले लेते हैं ना, मैं यहाँ लिख देता हूं। जैसे कीबोर्ड और माउस की हम बात करें तो ये भैया इनपुट डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर में डाटा को अंदर देने का काम कर रही हैं। अगर आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो मॉनिटर यानी डिस्प्ले भी जिसे कहा जा सकता है, और प्रिंटर, ये दोनों ही हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है। और इंटरनल डिवाइसेस की बात करें तो ये रैम और रोम, इन दोनों को कहा जा सकता है रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सटर्नल की बात करें तो बोल सकते हैं जैसे कि पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये सब है ना एक्सटर्नल हो गई। ठीक है।
अब मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ और देखते हैं कि कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर बताते हैं। देखो जी, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ एक नाम, और वो है दैट इज टच स्क्रीन। आज के समय पर है ना, कोई भी डिवाइस खरीद लो उसमें टच स्क्रीन लगभग लगभग आ ही रही है। जैसे अगर आप कोई टैबलेट खरीदते हैं उसमें टच स्क्रीन है, लैपटॉप खरीद रहे हैं उसमें भी टच स्क्रीन आ रही है, आपके पास कोई स्मार्टफोन है उसमें भी टच स्क्रीन है, कोई कैमरा खरीद रहे हैं उसमें भी टच स्क्रीन आ रही है। अगर आप है ना कोई बच्चों के खिलौने गैजेट वगैरह भी खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक टॉय वगैरह खरीद रहे हैं, उसमें भी टच स्क्रीन दे रहे हैं आजकल समय, है ना। आजकल फ्रिज वगैरह में भी एलईडी लगी हुई आ रही है टच वाली, है ना। मतलब मोस्टली चीजों में हम देख रहे हैं कि टच स्क्रीन का इस्तेमाल है ना आज बहुत सारी डिवाइसेस में किया जा रहा है। तो आपको केवल इतना बताना है कि टच स्क्रीन बेसिकली कौन सी डिवाइस है। टच स्क्रीन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हर जगह पर, वो इनपुट डिवाइस है या वो आउटपुट डिवाइस है या कोई स्टोरेज डिवाइस है? क्या आंसर होगा इसका, बताइए। क्या लगता है आपको कि हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में टच स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टच स्क्रीन कौन सी डिवाइसेस होती हैं? बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा था आपसे कि टच स्क्रीन बेसिकली है ना किस चीज का उदाहरण है, ये मैंने आपसे पूछा था, है ना। हाँ, देखिए काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है, बट वो बच्चे जिन्होंने ना इनपुट आउटपुट बोथ लिखा है वो सही आंसर है। देखिए बहुत सारे बच्चों ने केवल इनपुट डिवाइस लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने आउटपुट डिवाइस लिखा है ना। और कुछ बच्चों ने इनपुट आउटपुट बोथ लिखा है, कुछ ने तो स्टोरेज भी लिख दिया है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आपको आइडिया नहीं है तो आपने लिख दिया होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली है ना एक एक्सेप्शन यानी कि अपवाद ये भी है। यहाँ पर हेडिंग डालिएगा आप, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। ठीक है बेटा। और यहाँ अपवाद में आपको ये चीज लिखनी है सबसे पहले कि कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं हमारे कंप्यूटर के केस में जो इनपुट आउटपुट बोथ की कैटेगरी में आती है। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन भी बीते कुछ समय पहले पेपर्स में कई बार रिपीट हुआ है। तो इनपुट आउटपुट बोथ के केस में सबसे पहला नाम आता है हमारे सामने, दैट इज बेटा टच स्क्रीन। और कोई नाम भी हो सकता है, जी हाँ। जैसे एक नाम और लिख लीजिए साउंड कार्ड, और एक नाम लिख लीजिए बेटा यहाँ पर, एक और नाम लिख लीजिए दैट इज साउंड कार्ड के बाद लिख लो हैंडी कैम, ये भी लिख लीजिए। हैंडी कैम लिख लो, या फिर है ना डिजिटल कैमरा शब्द भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये भी दोनों केसेस में कंसीडर किया जाता है, डिजिटल कैमरा। ठीक है। इसके बाद है ना मॉडेम शब्द भी लिख सकते हैं आप इंटरनेट के केस में, और NIC ये भी लिख सकते हैं इंटरनेट के केस में। तो ये कुछ नाम है जो इनपुट आउटपुट बोथ के केस में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है बेटा। एक बच्चे ने लिखा है सर इनका हिंदी नाम भी लिख दीजिए। नहीं, हिंदी नाम कोई नहीं होता। जैसे टच स्क्रीन का भी हिंदी लिखेंगे तो टच स्क्रीन ही होता है, मॉडेम का हिंदी में लिखेंगे तो मॉडेम ही होता है। जैसे मैं मॉडेम का ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकता हूँ बस, इससे ज्यादा हिंदी होता ही नहीं है कुछ। तो इनका हिंदी है ही नहीं तो फिर हिंदी लिखें कैसे? तो ये बात समझ में आ गई सभी को। तो मैं ना आपको ये जो एक्सेप्शन यानी अपवाद है, इसमें जैसे टच स्क्रीन है इसे क्यों इनपुट आउटपुट बोथ की कैटेगरी में रखते हैं वो अब समझाने जा रहा हूं, पहले आप नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए। नोट कर लिया? ठीक है। तो अब फाइनली है ना मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर कि ये टच स्क्रीन जैसी डिवाइसेस को जो हमारे स्मार्टफोन वगैरह में लगी होती हैं, लैपटॉप वगैरह में लगी होती हैं, इनको इनपुट आउटपुट क्यों कहा जाता है। तो हेडिंग डालिए टच स्क्रीन। देखो टच स्क्रीन को जैसे मैं अभी बोल रहा था हिंदी में भी यही लिखेंगे, है ना। तो इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले ना टच स्क्रीन में ऊपर की तरफ यहां दिया गया होता है दैट इज टच पैनल। आप बोलेंगे सर टच स्क्रीन या टच पैनल? बेटा टच पैनल होता है, और इसी टच पैनल पर है ना आप टच करके इनपुट दे रहे होते हो। जब आप टच स्क्रीन पर कहीं पे भी टच करते हैं ना तो उसे इनपुट देना कहते हैं, और आप टच कर रहे होते हैं टच पैनल पर। आप बोलेंगे सर टच पैनल ये वही है जो ऊपर हम टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेते हैं? नहीं, वो नहीं है।
टेम्पर्ड ग्लास है ना, वो अलग से प्रोटेक्शन के लिए आप लगाते हो, जबकि जरूरी नहीं होता कि आप लगवाएं। क्योंकि कंपनी जब आपको फोन दे रही है तो उसे लगता है कि टेम्पर्ड ग्लास की जरूरत नहीं है, तो वो नहीं लगा के दे रही, और अगर होती तो पहले से लगा के दे देती है। बट लोग प्रोटेक्शन के लिए कि टच स्क्रीन और खराब ना हो, स्क्रैच ना आए, तो टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेते हैं। ठीक है भाई, तो मैं टेम्पर्ड ग्लास की बात नहीं कर रहा, जो स्क्रीन आपको मिली है टच स्क्रीन उसी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे ऊपर की तरफ टच पैनल होता है। इस टच पैनल के जस्ट नीचे की तरफ है ना बेटा, दो लेयर लगी होती हैं इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों लेयर का स्ट्रक्चर होता है कुछ ये, यानी कि एक लेयर में तो कॉलम बने होते हैं और एक लेयर में रो यानी पंक्तियां बनी होती हैं। ये दोनों लेयर एक विशेष प्रकार के मटेरियल से बनाई जाती हैं जिसको इंडियम टिन ऑक्साइड कहा जाता है। हिंदी में भी इंडियम टिन ऑक्साइड नाम ही दिया जाएगा। तो इस दोनों जो लेयर है ना, इन दोनों लेयर, इनके बीच में ना गैप होता है यहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं है कि ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं, इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन यानी गैप होगा। और फाइनली चौथे नंबर पर सबसे नीचे जाकर यहां होती है डिस्प्ले, जिस पर आप आउटपुट देख पाते हैं। यानी अगर मैंने कहीं पर क्लिक किया है और उसका आउटपुट मेरे को दिखाई दे रहा है, जैसे मान लो मैंने यूट्यूब के आइकन पर क्लिक कर दिया फोन में और यूट्यूब खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली मैंने क्लिक कहाँ किया है, टच पैनल पर, जहां से इनपुट गया, और मैं यूट्यूब खुलता हुआ देख रहा हूं अपने फोन में, वो कहाँ दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले पर आउटपुट बन के दिखाई दे रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर ये बताइए कि ऊपर तीन लेयर और हैं, जैसे कि ये होगी लेयर नंबर 1, ये होगी लेयर नंबर 2, ये होगी लेयर नंबर 3, और ये है लेयर नंबर 4 जो सबसे लास्ट में रखी हुई है। तो ऊपर की तीन लेयर से सबसे नीचे वाली लेयर पर दिखने वाला आउटपुट हमें दिख कैसे रहा है? तो इसका आंसर है ट्रांसपेरेंसी की वजह से, यानी पारदर्शिता की वजह से। ऊपर की ये जो तीनों लेयर है ना, ये ट्रांसपेरेंट होती हैं, इनके आर पार देखा जा सकता है। इसलिए जब आप टच पैनल से कोई भी इनपुट दे रहे होते हैं अपने स्मार्टफोन या किसी कंप्यूटर वगैरह को, तो डिस्प्ले पर दिखने वाली हर चीज आपको आर पार दिखने लग रही होती है। ठीक है, अब काम कैसे होता है ये देख लो। जैसे सपोज दैट कि आप है ना इस टच पैनल पर यहां पर कहीं पर क्लिक करते हो या यहां पर टच करते हो, तब उस केस में ये इंडियम टिन ऑक्साइड से बनी हुई विशेष प्रकार की लेयर आपस में उसी पॉइंट पर टच हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे मान के चलिए कि ये सेकंड वाली लेयर थर्ड वाली लेयर के ऊपर रखी हुई है, तो ऊपर रखे होने से तो ऐसी दिखाई देगी ना भाई। सेकंड वाली लेयर को थर्ड के ऊपर रख के देखूं तो ऊपर से देखने में तो ऐसी दिखेगी, बट इनके बीच में गैप है, ये आपस में टच नहीं है। तो जब आप टच पैनल पर जहां टच करते हो तो उसी के करस्पॉन्ड में ये पॉइंट आपस में टच हो जाता है, और टच होने की वजह से, यानी कि सेकंड और थर्ड वाली लेयर उसी पॉइंट पर टच होने की वजह से हमारे स्मार्टफोन को दे देती हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट या निर्देशांक। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी हुई है मैथमेटिक्स में, तो आपको पता होगा वहां पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करते थे, याद है? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट हमें मतलब मिल जाते हैं फोन के अंदर, और ये भेज दिए जाते हैं हमारे स्मार्टफोन के माइक्रो प्रोसेसर के पास या कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर के पास। अब आप ये मत कहिएगा कि सर ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी सबसे पहले वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा चुका हूं। माइक्रो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर के सीपीयू को ही कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ठीक है ना? तो जब ये पहुंचते हैं माइक्रो प्रोसेसर के पास, माइक्रो प्रोसेसर है ना अपनी प्रोसेसिंग करता है और फाइनली एक आउटपुट जनरेट करता है सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जो आपको डिस्प्ले पर दिखा दिया जाता है। तब जाके है ना आप आर पार चीजों को देख पा रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या है? यही होता है, दैट इज टच स्क्रीन। यही क्या है? पूरा टच स्क्रीन। तो इस टच स्क्रीन में आपको दोनों चीजें दिखाई दे रही है। जी हाँ, सबसे पहला पोर्शन टच पैनल और सबसे लास्ट वाला पोर्शन डिस्प्ले। टच पैनल इनपुट डिवाइस, डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस, तो दोनों मिलके क्या हो गई? दैट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस। बताओ जी, समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। बाकी ये वाला पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपरों में नहीं पूछते। इंपॉर्टेंट है टच स्क्रीन के टाइप्स, जो मैं लिखवाने जा रहा हूं। रब कर दो इसको। ठीक है, देखो बेटा, हमारे पास है ना आज के समय जो टच स्क्रीन है, उन टच स्क्रीन का अपना एक नाम होता है। ऐसा नहीं है कि शुरू से लेकर अभी तक केवल एक ही प्रकार की टच स्क्रीन बनी है। कई तरीके की टच स्क्रीन, कई सारे अलग अलग फील्ड में टच स्क्रीन इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। पर जो हम अभी इस्तेमाल में ला रहे हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे पास जो स्मार्टफोन है या हमारे पास कोई लैपटॉप है, इनमें जो टच स्क्रीन लगी हुई है, इनको बेसिकली कैपेसिटिव के नाम से जाना जाता है। इनको क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव टच स्क्रीन, ये इनका नाम है। और इस कैपेसिटिव टच स्क्रीन में भी बेसिकली दो टाइप हमें देखने को मिलते हैं, एक सरफेस के नाम से और दूसरा प्रोजेक्टेड के नाम से। इनका कोई हिंदी नाम है? नहीं, हिंदी नाम नहीं है। एक सरफेस और एक प्रोजेक्टेड के नाम से होती है टच स्क्रीन। बट ऐसे बोलेंगे, सरफेस कैपेसिटिव टच स्क्रीन और प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन। अब हमारे फोन में जो लगी हुई है वो कौन सी है? तो वो है प्रोजेक्टेड वाली। अब क्या मतलब है इस प्रोजेक्टेड का, ये लिख सकते हैं आप यहां पर। इसमें बेसिकली मल्टी टच काम करता है। ये बेसिकली मल्टी टच जेस्चर पर काम कर लेती है। यानी आप इन टच स्क्रीन पर एक ही समय पर एक से ज्यादा जगह पर टच कर सकते हो। आप अपने स्मार्टफोन में पबजी खेलते हो कभी, या खेला है कभी? खेला ही होगा कभी ना कभी, जिसको आप बीजीएमआई भी बोलते हैं। तो आपने नोटिस किया कि एक ही समय पर है ना हम वो गन भी चला रहे होते हैं और इधर उधर मूव भी करा रहे होते हैं।
या चलो छोड़ो, और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप अपने स्मार्टफोन में किसी फोटोग्राफ को जूम कर लेते हो, हाँ, तो जूम करने के लिए आप एक उंगली और एक अंगूठा दोनों का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, तब जाके जूम हो जाता है ना। तो यानी मल्टी टच काम कर रहा है आपके टच स्क्रीन पर, तो उसको प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन के नाम से बोला जाता है। और ये जो सरफेस वाली जो टच स्क्रीन होती है, इसमें केवल सिंगल टच काम करता है बस, इसमें केवल सिंगल टच काम करेगा। और इसमें भी स्पेशली क्या होता है कि एक पेन जैसी डिवाइस दे रखी होगी, केवल उसी से काम कर सकते हैं। तो ये जो सरफेस वाली जो डिवाइसेज है ना, ज्यादातर केस में हमारी जो डिफेंस है आज के समय, वहां पर उनके लिए जो टच स्क्रीन वाली डिवाइसेज हैं वो बना के दी गई है। समझ में आ रहा है? फिर से सुन लीजिए, सरफेस कैपेसिटिव टच स्क्रीन आज की डेट में ये जो डिवाइसेज हैं वो हमारी डिफेंस, जो भारत की डिफेंस है या किसी कंट्री की जो डिफेंस होती है, उनको जो टच स्क्रीन डिवाइसेज दी गई हैं वो ये वाली हैं, सरफेस वाली। ठीक है, इनमें जनरली एक पेन जैसी डिवाइस रखी होती है, उसी से वो काम करेंगे। बट हमारे पास जो नॉर्मल स्मार्टफोन, कंप्यूटर वगैरह या जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उनमें जो टच स्क्रीन लगी हुई है वो प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव वाली होती है। समझ में आ गई बात? तो ये नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा और भी टच स्क्रीन मार्केट में अवेलेबल हैं, अलग अलग जगह पर यूज की जाने वाली टच स्क्रीन है। जैसे उदाहरण के लिए एक है ना, टच स्क्रीन को ऑप्टिकल इमेजिंग टच स्क्रीन के नाम से भी जाना जाता है। एक टच स्क्रीन को डिस्पर्सिव सिग्नल टच स्क्रीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे कई तरीके की टच स्क्रीन मार्केट में मौजूद हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है भाई। अब आप बोलेंगे सर चलो आपने टच स्क्रीन तो बता दिया कि इनपुट आउटपुट बोथ की कैटेगरी में आता है, इसके बाद साउंड कार्ड कैसे यूज होता है इनपुट आउटपुट बोथ। देखो मैं आपको बता दूं, हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर है ना एक साउंड कार्ड नाम की डिवाइस लगी होती है। बेसिकली एक चिप होती है, आईसी चिप, और इसी के थ्रू है ना हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा अंदर एंटर करता है या बाहर निकलता है साउंड वाला। जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी जो है ना आपको बोलकर जो पढ़ा रहा हूँ, ये कैसे काम कर रहा है। देखो ये मेरे पास माइक, जिसको माइक्रोफोन भी कहा जाता है, इसके साथ है ना इतना तार के साथ तामझाम जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं बेसिकली ट्रांसमीटर। इसमें बैटरी लगी हुई है और ये वायरलेस सिग्नल ट्रांसफर कर रही है मेरे सामने रखी हुई एक डिवाइस को। मेरे सामने रखी हुई एक डिवाइस बिल्कुल वैसी ही है जैसे टीवी के ऊपर या नीचे सेटअप बॉक्स रखा रहता है टीवी चलाने के लिए, उतनी बड़ी डिवाइस रखी हुई है। अब ये वायरलेस सिग्नल उसको भेज रहा है, उसे रिसीवर कहते हैं। तो उस रिसीवर से एक तार मैंने अपने कंप्यूटर में जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जब ये सिग्नल मेरी साउंड वेव वाले जो सिग्नल है ना, ट्रांसमीटर से रिसीवर को जाएंगे और रिसीवर से जब कंप्यूटर में अंदर जाएंगे, तो कंप्यूटर में साउंड कार्ड नाम की डिवाइस के थ्रू ही अंदर एंटर करते हैं। समझ में आ रहे हैं? अंदर एंटर कर रहे हैं, फिर इंटरनेट के माध्यम से हम ये सिग्नल आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तब जाके आप हमारी आवाजों को सुन पा रहे हैं, आवाज को। अच्छा, अब जब क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत मेरे को मनोरंजन करना हो, गाने वगैरह सुनना हो, मूवी देखनी हो, तो ऐसा हो सकता है ना कि मैं कोई हेडफोन लगा लूं। तो हेडफोन की जैसे मैं तार लगाऊंगा कंप्यूटर में, तो साउंड है ना हेडफोन में सुनाई देगी। यस, तो जो साउंड आ रही है हेडफोन के अंदर, वो भी कंप्यूटर से इसी साउंड कार्ड के थ्रू बाहर निकाली जा रही है। तो मोटा मोटी बात हमें यहाँ पर ये समझ में आ गई कि साउंड वाला जो डेटा है कंप्यूटर के अंदर अंदर जा रहा हो या बाहर निकल रहा हो, दोनों ही केसेस में साउंड कार्ड के थ्रू ही ये अंदर बाहर जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस हो गया। देखो भाई, आज के समय जितने भी हैंडी कैम है या डिजिटल कैमरे हैं, ये सभी है ना इनपुट आउटपुट बोथ कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं। क्योंकि देखो आजकल आपने कोई भी जो शादी वगैरह का समारोह हो रहा होता है, उसमें आपने देखा होगा है ना, मैरिज सेरेमनी वगैरह में, कि आजकल जो डिजिटल कैमरे लेके लोग घूम, जो वीडियोग्राफर होता है उसके हाथ में एक डिजिटल कैमरा होगा, वो वीडियो शूट कर रहा होता है। तो वो हैंड टू हैंड डिस्प्ले पर देखता भी रहता है कि बेसिकली मैं क्या शूट कर रहा हूँ। या मान लो किसी के हाथ में ना डिजिटल कैमरा फोटो खींच रहा है, तो वो हैंड टू हैंड देख लेता है फोटो कैसा आया, सही आया, नहीं नहीं गड़बड़ आया, रुक जाओ भाई दोबारा फोटो खींचूंगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि आज के समय जो कैमरे, जिनको डिजिटल कैमरे या हैंडी कैम्स कह रहे हैं, उनमें कैमरा तो है ही। ये ध्यान रखना, कैमरा अकेला शब्द एक इनपुट डिवाइस होता है। कैमरा अकेला शब्द एक इनपुट डिवाइस है, जबकि हैंडी कैम या डिजिटल कैमरा में लगी हुई डिस्प्ले कैमरे के साथ ये दोनों को मिलाकर इनपुट आउटपुट बोथ कर देती है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपके सामने केवल कैमरा लिखा हो तो सिंपल सा आंसर देंगे दैट इज इनपुट डिवाइस, आगत युक्ति। और अगर आपके सामने डिस्प्ले शब्द लिखा हुआ है तो सिंपल सा आंसर देंगे दैट इज आउटपुट डिवाइस, यानी निर्गत युक्ति। बट डिजिटल कैमरे के अंदर तो ये दोनों चीजें हैं ना भाई, डिजिटल कैमरे में तो दोनों चीजें लगी हुई हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा मिलके इनपुट आउटपुट बोथ का एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसी बता, देखो एक और एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। जैसे अगर आप कोई प्रिंटर खरीद के लेके आए हो और आपसे ये पूछा जाए कि बताओ बेटा प्रिंटर कौन सी डिवाइस है, तो आंख बंद करके है ना, बिना कुछ सोचे समझे बस ये बोल दो कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हमें प्रिंट आउट मिलता है, आउटपुट मिलता है ना। अब एक बात और सुनिए, हम है ना कई बार जब प्रिंटर खरीद के लेके आते हैं तब हमें पता चला कि उस प्रिंटर के साथ साथ ऊपर की तरफ एक स्कैनर भी लगा होता है। स्कैन करने के लिए जनरली क्या होता है कि हमारी कोई मार्कशीट या डॉक्यूमेंट वगैरह है, उसको स्कैन करके फिर हम है ना प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं, तो प्रिंटर के ऊपर ही स्कैनर लगा हुआ है। तो अब अगर आपसे ना कोई ये बोले
कि ये वाला प्रिंटर जो आपके पास है जिसमें स्कैनर लगा हुआ है, ये बताना कौन सी डिवाइस है। तो पता चला कि स्कैनर है ना इनपुट डिवाइस होती है और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो बेटा दोनों मिलके क्या हो गया, इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस। आप समझ में आया नहीं। पर मार्केट में खाली प्रिंटर भी आते हैं, ये भी ध्यान रखना है हमको, जिनके ऊपर स्कैनर लगा हुआ नहीं आता। तो स्कैनर लगा हुआ प्रिंटर नहीं है आपके पास, तो वो केवल प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। बट अगर आपके पास कोई स्कैनर मतलब कोई प्रिंटर है जिसमें स्कैनर लगा हुआ है, तो वो इनपुट आउटपुट बोथ कहलाएगा। अच्छा एक बात और, एक कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूँ। सपोज दैट कि आपके घर में ये वाला प्रिंटर रखा हुआ है, सपोज दैट आपके घर में ये वाला प्रिंटर है जिसमें प्रिंटर के ऊपर स्कैनर भी लगा हुआ है, ठीक। बट आप केवल इसे प्रिंटर कह रहे हो और दिखा नहीं रहे किसी को, मतलब इसको दिखा नहीं रहे हो किसी को और कह रहे हो कि मेरे घर में प्रिंटर है, तब आप केवल और केवल आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसे किसी को दिखा नहीं रहे और केवल बोल रहे हैं कि मेरे घर में प्रिंटर है, तो वो ये कह सकता है सामने वाला व्यक्ति कि आपके घर में एक आउटपुट डिवाइस है। वो ये नहीं कहेगा इनपुट आउटपुट बोथ है। क्यों? क्योंकि वो इसे समझ रहा होगा जिसमें ऊपर स्कैनर ही नहीं लगा हुआ। आप समझे या नहीं? ठीक है। ये बहुत बेसिक बेसिक बारीकियां हैं, बहुत बेसिक बेसिक। और मैंने नोटिस किया है कि 50% बच्चे या स्टूडेंट है ना इन छोटी छोटी बारीकियों को समझ नहीं पा रहे और आंसर गलत कर देते हैं। कंप्यूटर कोई है ना बीटेक लेवल का नहीं आता है, कंप्यूटर आता है फंडामेंटल बेसिक लेवल का। अब जैसे बेसिक भी ना पता हो तो वो तो गड़बड़ी करेगा ही करेगा, है या नहीं। भाई सीधी सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को अंग्रेजी आती ही नहीं है तो उसके लिए एबीसीडी भी तो आईएएस का पेपर हो गया, यूपीएससी का पेपर हो गया एबीसीडी सीखना। भाई कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अंग्रेजी की एबीसीडी नहीं आती, उसके सामने आप एबीसीडी की चर्चा कर रहे हो, तो उसके लिए तो ये यूपीएससी का एग्जाम हो गया, दिमाग खराब हो जाएगा उसका। और जिसे अंग्रेजी आती है उसके सामने एबीसीडी की बात कर रहे हो आप, तो वो तो कहेगा क्या हलवा पूछ रहे हो यार, कुछ ढंग का लेवल का पूछो। तो वही वाली बात आती है कि फंडामेंटल कंप्यूटर ही पूछा जा रहा है हर जगह, बट आपको फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है तो आपको लगता है टफ पूछ रहा है, कुछ नहीं है। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल है ना, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, सबके पेपर के क्वेश्चंस देखता हूं मैं, सब मैं देखता हूं यही सब पूछ रहे हैं, बेसिक बेसिक चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है ना मॉडेम और एनआईसी का केस भी आपको समझा देता हूं। देखो पहले तो मॉडेम और एनआईसी की अपनी फुल फॉर्म भी होती है, ये भी नोट कर सकते हैं आप। मॉडेम को बोलते हैं मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, ये इसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, ठीक है भाई। और एनआईसी का फुल फॉर्म होता है बेटा नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कार्ड। बेटा ये मैंने इनकी फुल फॉर्म लिखी है इसलिए इनका कोई हिंदी अनुवाद नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर और नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कार्ड, ये दोनों कैसे काम करते हैं, ये दोनों इंटरनेट के केस में ही काम करते हैं। ऐसे समझ लो कि अगर आपके पास है ना कोई इंटरनेट का डेटा आ रहा है और जनरली वो टेलीफोन लाइन के थ्रू आए, है ना, जनरली टेलीफोन लाइन के थ्रू अगर डेटा आपके पास आ रहा है, तब आपको है ना मॉडेम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है भाई, क्योंकि मॉडेम के पास है ना जो टेलीफोन लाइन के थ्रू डेटा आ रहा है उसको एनालॉग सिग्नल के नाम से जनरली बोला जाता है। अब आप बोलेंगे एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल है जो 0 1 में नहीं होता बस, और किसी फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो सकता है, या लाइट की फॉर्म में हो सकता है, या वेव भी हो सकती है, तरंगे भी हो सकती हैं। यानी किसी भी फॉर्म में ना डेटा होगा, बट 0 1 वाली फॉर्म में अगर नहीं है तो उसे एनालॉग सिग्नल के नाम से बोला जाएगा। अब ये एनालॉग सिग्नल है ना हमारे कंप्यूटर को तो समझ में आता नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर डिजिटल सिग्नल यानी 0 1 वाले सिग्नल, हाँ, बट 0 1 वाले सिग्नल होते क्या है, 0 1 वाले सिग्नल भी इलेक्ट्रिकल करंट ही होता है, बट उसको 0 1 की फॉर्म में मैनिपुलेट किया जा रहा होता है हमारे द्वारा। मतलब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है, विद्युत सिग्नल ही है, बट उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं 0 1 की फॉर्म में, है ना। तो अब ये सिग्नल है ना डिजिटल फॉर्म में बन गया 0 1 की फॉर्म में, अब इसे हमें अपने कंप्यूटर के अंदर देना है। तो ये सपोज दैट हमारा कंप्यूटर है, यानी कि हमारा पीसी पर्सनल कंप्यूटर, तो इसके अंदर एक है ना चिप लगी होती है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर, जिसको एनआईसी चिप कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे समझ लो कि ये डाटा है ना अंदर जैसे ही कंप्यूटर में आएगा तो इसके थ्रू फिर अंदर आगे भेजा जाता है। यानी मोटा मोटी बात हमें ये समझ में आ गई कि मॉडेम और एनआईसी ये दोनों ही इंटरनेट के केस में काम करते हैं, बट एक कंप्यूटर के बाहर और एक कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अभी हमने बात की सारे डेटा को आने की, तो ये क्या हो गया, इनपुट वाला मामला। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अपने कंप्यूटर से कोई डाटा इंटरनेट की दुनिया में भेजना चाह रहे हो, किसी दूसरे कंप्यूटर को भेजना चाह रहे हो, हाँ ये भी हो सकता है। तो यही सारी चीजें रिवर्स बैक में आप बना सकते हैं, ठीक है ना। यानी हमारे कंप्यूटर से डाटा बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब आउटपुट की फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है जी। तो मॉडेम और एनआईसी, मॉडेम और एनआईसी दोनों ही इंटरनेट के केस में काम करते हैं, इंटरनेट के डाटा को इन कराने के लिए भी और इंटरनेट के डाटा को आउट कराने के लिए भी। एक कंप्यूटर से बाहर लगा हुआ है और एक कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए।
नोट कर लीजिए बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो फाइनली है ना, मैंने आप सभी लोगों को ये समझा दिया कि अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ एक्सेप्शन यानी अपवाद भी देखने को मिलेंगे। और वो अपवाद कुछ इस तरीके से होंगे कि कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको इनपुट आउटपुट बोथ के एग्जाम नाम से बोला जाएगा। अब देखो, कुछ लोग है ना बोलेंगे कि सर केवल यही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है और कोई नहीं होती। देखो, हो सकती हैं, आप और किसी डिवाइस को भी है ना इनपुट आउटपुट बोथ के नाम से बोल सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैंने प्रिंटर वाला केस बताया आपको, उदाहरण के लिए अभी मैंने प्रिंटर वाला केस बताया ना, कि अगर मान लो आप कोई प्रिंटर खरीद के लेके आ रहे हो बेटा, और उस प्रिंटर में ऊपर की तरफ एक स्कैनर लगा हो, स्कैन करने वाली डिवाइस, तो ये साफ हमको पता होना चाहिए कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये दोनों मिलके भी क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट बोथ। बट यहां पर हमें बोलना पड़ेगा कि ये हम उस प्रिंटर की बात कर रहे हैं जिसमें स्कैनर भी लगा हुआ है। तो ऐसे है ना, आप और भी कोई डिवाइस का नाम ले सकते हैं जहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि देखो इसमें इन वाला काम भी हो रहा है और आउट वाला काम भी हो रहा है, तब आप उसे इनपुट आउटपुट बोथ कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल, हमारे कंप्यूटर में एक यूएसबी पोर्ट होता है, बताइए, हमारे कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट होता है जहां पर पेन ड्राइव को लगाया जाता है, बिल्कुल होता है। तो जैसे मान लो ये हमारा कंप्यूटर है यानी कि पीसी, और इसी में ना एक यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है जिसमें पेन ड्राइव को लगाऊंगा। तो सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर है ना पेन ड्राइव कनेक्ट कर दी इस यूएसबी पोर्ट से, ये हमारी पेन ड्राइव, समझ में आ गई बात? तो पेन ड्राइव अगर मैं यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि पेन ड्राइव का डाटा कंप्यूटर में जा रहा है, हाँ, यानी इनका काम करवा रहा है ये, इनपुट का। और अगर मैं कंप्यूटर से अपना डाटा पेन ड्राइव के अंदर डाल सकता हूँ, हाँ, ये भी डाल सकता हूँ, मतलब आउटपुट का भी काम कर रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि कंप्यूटर के केस में जो यूएसबी पोर्ट होता है या यूएसबी कनेक्टर होता है, उसे आप है ना इनपुट आउटपुट बोथ कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? वरना जनरल जो एग्जाम्पल हैं जो आप हर जगह पुट कर सकते हो या हर जगह देखने को मिलेंगे, वो जनरली यही होते हैं। ठीक है भाई, इज दैट क्लियर और नॉट? सुधीर बेटा, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, बट आपको मेरी आदत तो पता ही है, टॉपिक के बीच में केवल टॉपिक से रिलेटेड ही डाउट डिस्कशन होंगे। अभी आप इनसे संबंधित पूछिए, पिछले वाले चैप्टर से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो आप क्लास के लास्ट में पूछिएगा, जब मैं बोलूं आपसे कि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्योंकि भैया सीधी सी बात है, आप लोग नोट कीजिएगा इसको, ठीक है भाई? सीधी सी बात है कि केवल सुधीर का डाउट क्लियर होगा और किसी का वो डाउट नहीं है, तो सबको लगेगा कि सर क्लास के बीच में कोई भी कहीं पे भी डाउट क्लियर करना शुरू कर देता है। तो टाइम वेस्ट मत करिए सर, तो ऐसा मैं नहीं करूंगा। इस बैच में ना और जो 9,999 बच्चे हैं, वो चाहे इस क्लास को लाइव देखें चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें, है ना, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कि क्लास में कुछ भी चल रहा था, कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी कहानी ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये बात समझ में आ गई या नहीं? इनपुट आउटपुट का खेल है ना, बहुत सिंपल सा है। बट अगर आप छोटी छोटी बातों को अगर मिस कर देंगे ना, तो इसी पर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, एक नंबर चला जाता है हमारा, एक नंबर कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन छोटे छोटे पॉइंट्स को। चलो जी, फाइनली है ना समझ आ गया हमको कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, यानी कि अपवाद हर जगह हमें देखने को मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जी, मैंने आपको बताया कि इनपुट आउटपुट और स्टोरेज टोटल मिला के 3 कैटेगरी होती हैं हार्डवेयर की, है ना। इनपुट डिवाइसेस अलग होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस अलग होती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस अलग होती हैं। बट स्टोरेज में भी मैंने आपको एक चीज बता दी, कुछ इंटरनल है और कुछ एक्सटर्नल होती हैं, कंप्यूटर में अंदर भी लगी हुई हैं और बाहर से भी लगाई जाती हैं। तो अब एक एक करके ना इन सारी कैटेगरी को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अभी तक के इतिहास में कंप्यूटर हार्डवेयर को लेकर एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हेडिंग डालिए बेटा। सबसे पहले लिखेंगे हम इनपुट डिवाइसेस। देखो मैं ना एक जस्ट ऐसे समझ लो कि आपको एक टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है। आपको बस इतना बताना है कि कंप्यूटर के केस में ना आपने कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस के नाम सुने हैं, बस इतना जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। बाकी सभी इनपुट डिवाइसेस के नाम मैं आपके सामने लिखकर बताऊंगा, ठीक है। आपको जो भी लगता है कि ये इनपुट डिवाइस हो सकती हैं, ये वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में डाटा अंदर देने का काम कर रही हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। कुछ के नाम मैं लिखता हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहला कॉमन नाम आता है बेटा हमारे सामने, दैट इज कुंजी पटल, जिसको है ना इंग्लिश में कीबोर्ड कहा जाता है। इसके बाद दूसरा नाम आता है बेटा माउस, जिसको हिंदी में माउस के नाम से ही बोला जाता है। तो सबसे पहले अगर इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो कीबोर्ड और माउस ही दो हमारे सामने सबसे पहले नाम आते हैं। बट ऐसा नहीं है कि केवल यही दोनों इनपुट डिवाइसेस होती हैं। देखो, इसके बाद नोट कीजिए, दैट इज BCR, OCR, OMR, MICR। नेक्स्ट लिखिए टेप रीडर, नेक्स्ट लिखिए कार्ड रीडर,
इसके बाद लिखिए किम्बॉल टैग रीडर, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए टच पैड। नेक्स्ट लिखिए ट्रैक बॉल। नेक्स्ट लिखिए कैमरा। एक और लिखिए वेब कैम। एक और लिखिए जॉयस्टिक। नेक्स्ट लिखिए लाइट पेन। नेक्स्ट लिखिए स्टाइलस। नेक्स्ट लिखिए बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक मशीन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए स्कैनर। ठीक है। कैमरा, वेब, माइक लिख लो। माइक का एग्जांपल मैं अभी दे रहा था। बेटा देखो माइक है ना, शॉर्ट में MIC ऐसे लिखा जाता है और इसका पूरा नाम होता है माइक्रोफोन। ठीक है, तो ये सभी नाम जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस के नाम है, केवल इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखना। आउटपुट डिवाइसेस अलग होंगी और स्टोरेज डिवाइसेस अलग होंगी। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सभी लोगों ने कुछ कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखे हैं और लगभग है ना वही नाम लिखे हैं जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं। हाँ यही है सारे। एक बार देख लो, कीबोर्ड, माउस, BCR, OCR, OMR, MICR, टेप रीडर, क्वाड रीडर, किम्बॉल टैग रीडर, टच पैड, ट्रैक बॉल, कैमरा, वेबकैम, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्टाइलस, बायोमेट्रिक, स्कैनर और माइक। अगर इन केस कोई नाम रह भी जाता है और मुझे बाद में याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक बात है ना, देखो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर है ना, जैसे लिखा ना BCR, तो इसमें R का फुल फॉर्म क्या है, R का मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब होता है बेटा यहाँ पर रीडर। ठीक है, और जैसे जैसे यहाँ पर MICR लिखा हुआ है तो इस R का मतलब यहाँ पर होता है रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। अब ये रीडर या रिकॉग्निशन शब्द का बेसिकली मीनिंग क्या है मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। आप है ना किसी भी चीज को पढ़ पा रहे हैं, जैसे अंग्रेजी की कोई किताब है आपके पास, आप उसे देखकर पढ़ पा रहे हो, रीड कर पा रहे हो, है ना, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो चीज आपके दिमाग में जा रही है, अंदर एंटर कर रही है, एज ए इनपुट जा रही है ना। और आपका दिमाग मान लो कंप्यूटर है, तो जब आप किसी किताब को पढ़ रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, तो मतलब वो चीजें आपके दिमाग के अंदर जा रही है, इनपुट जा रहा है अंदर। समझ में आ गई बात। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि आप उस अंग्रेजी की किताब में जो अंग्रेजी लिखी हुई है, इंग्लिश लिखी हुई है, आप उसे पहचानते हैं ना, तभी तो आप उसे रीड कर पा रहे हैं। तो बेसिकली रिकॉग्निशन शब्द का अगर हिंदी अनुवाद आप देखेंगे तो इसका मीनिंग होता है पहचानना। तो अगर आप किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, तभी तो रीड कर पाओगे। भाई आप अंग्रेजी के शब्दों को पहचान पाते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस को पहचान पा रहे हैं, तभी तो आप उसे रीड कर पाते हैं ना। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि रीडर और रिकॉग्निशन दोनों का मीनिंग सेम ही है। यानी अगर कहीं पर रीडर लिखा हुआ है तो आप रिकॉग्निशन भी बोल सकते हैं और रिकॉग्निशन लिखा है तो रीडर भी बोल सकते हैं। ऐसे ही हमें देखने को मिलता है इनके केस में। जैसे MICR की जो फुल फॉर्म होती है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब एक SBI का पेपर हुआ था, सर्किल बेस ऑफिसर का, CBO कहा गया उसे, 20 नंबर का कंप्यूटर पूछा गया था उसमें, कुछ समय पहले पेपर हुआ था। उसमें बेसिकली जब फुल फॉर्म पूछी गई कि MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वहां बेसिकली उन्होंने रीडर लिखकर दे दिया, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और उसी को सही मान लिया। तो जबकि फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे MICR की, तो स्टैंडर्ड फुल फॉर्म में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन शब्द ही लिखा हुआ है। तो क्या रीडर और रिकॉग्निशन दोनों चल जाते हैं? हाँ चल जाते हैं। जैसे यहां देखो, ये OCR लिखा हुआ है, इसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहा जाता है। बट बीते कुछ समय पहले है ना, मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का एक पेपर था जहां पर OCR की फुल फॉर्म पूछी गई, किसी भी ऑप्शन पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर नहीं लिखा था, क्या लिखा था? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और उन्होंने उसको ही सही माना था। तो इसका मतलब यह है कि आप नोट चेक कर लेना कि रीडर लिखा हो तो रीडर भी ठीक है और रिकॉग्निशन लिखा हो तो वो भी ठीक माना जाएगा। बट देखो मैं बिल्कुल बुद्धू मूर्ख लोग कहूंगा उन लोगों को जो पेपर बनाएंगे, क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे और दोनों ऑप्शन दे दें। यानी कि OCR की फुल फॉर्म पूछी जा रही है आपसे, तो वहां पर ये लिखा आ जाए एक ऑप्शन में ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और एक दूसरे ऑप्शन में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दोनों ही दे दें। तो फिर यार ये सबसे बड़े मूर्ख आदमी है, ऐसे देना नहीं चाहिए। जो पेपर बनाने वाला व्यक्ति है उसमें कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज कम है और उसे काम दे दिया कंप्यूटर के क्वेश्चन बनाने के लिए। आप बोलेंगे सर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, एक एग्जामिनेशन बोर्ड पर उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल आप भी उठाइए, है ना। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन बोर्ड है ना कोई तुर्रम खां होते हैं, इनसे गलतियां होती हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन बोर्ड पर है ना बाद में रिट लगाई जाती है, ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं क्वेश्चंस पर कि आंसर गलत है, फिर वो माफी मांगते हैं, हाँ गलती हो गई। इसमें सबसे ज्यादा बदनाम है SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। CGL का एग्जाम जो कराते हैं वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का पूरे भारतवर्ष का एक एग्जाम होता है, उसमें गलतियां करते हैं। जब लास्ट टाइम है ना कंप्यूटर को SSC CGL में और CHSL में ऐसा कंपलसरी पार्ट कर दिया गया मेंस के पेपर में, यानी कि कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप फेल हो जाएंगे, तब वो पहली बार जब कंप्यूटर अलग से दिया गया ना तो कई सारे क्वेश्चन में गलतियां कर दी उन्होंने, कई सारे क्वेश्चन में।
20 क्वेश्चन नहीं बना पाए वो ढंग के। ठीक है, तो ये गलतियां ना एग्जामिनेशन बोर्ड में बैठे हुए लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन में गलती दे देंगे, ऑप्शन में गलती दे सकते हैं, आंसर की आती है उनमें गड़बड़ी आ जाती है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो कोई भगवान है उनसे गलतियां नहीं होती हैं। तो ऐसा दोनों नहीं देना चाहिए, है ना, रीडर या रिकॉग्निशन कोई एक दें। फिर भी आप बोले सर मान लो सर दोनों ऑप्शन दे रखे हो तो फिर ये ध्यान रखना, मैं आपको बोर्ड पर जो फुल फॉर्म लिखवाऊं इनकी, वो वाला टिक करना। जैसे मैं यहाँ पर ओसीआर की फुल फॉर्म जो आपको लिखवाऊंगा वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर लिखवाऊंगा, और एमआईसीआर की जो फुल फॉर्म लिखवाऊंगा ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन लिखवाऊंगा। ये वाली जो है ना ये जो क्या नाम है फुल फॉर्म है, ये ऑफिशियल फुल फॉर्म्स हैं इनकी, जो आपको एक ऑफिशियल जगह पर देखने को मिलेगी। लोकल राइटर की किताबों की बात नहीं कर रहा मैं, उनमें तो और गलतियां होती हैं। ये बात समझ में आ गई है नहीं? ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना कि रीडर या रिकॉग्निशन अगर कहीं आ जाए तो हम मैनेज कर लेंगे, टिक कर देंगे। अब एक बात और बता दूं कि कुछ लोगों मतलब कुछ जो लोकल राइटर की किताबें होती हैं जो कुछ बच्चे फॉलो करते हैं उनको, उनमें है ना इनकी फुल फॉर्म या इनको इनपुट या आउटपुट डिवाइस कहने में भी गलतियां कर देते हैं। जैसे कुछ समय पहले एक बच्चे ने मेरे को किसी लोकल राइटर की किताब की एक फोटो खींच कर भेजी, तो उसमें है ना ये लिखा हुआ था कि टेप रीडर और कार्ड रीडर ये दोनों ही आउटपुट डिवाइसेज हैं। तो वो गलत लिखा हुआ है। किसी रीडर वाली डिवाइस को आउटपुट डिवाइस आप कैसे कह सकते हो? समझे या नहीं? मतलब कोई एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम रीड कर रहे हैं। रीड करने का मतलब होता है ना कि प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करने का मतलब ये होता है अंदर जा रहे हैं, अंदर का मतलब इन का मतलब इनपुट। तो टेप रीडर और कार्ड रीडर जैसी डिवाइसेज आउटपुट डिवाइस नहीं हो सकती, इनको हम इनपुट डिवाइस ही कहेंगे। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो आप बोलेंगे सर जब इतनी सारी गलतियां हैं तो सही तरीका क्या है? तो मैंने बताया ना, हमेशा बताता हूं, सबसे पहले मेरी क्लास देख लो, इसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल से एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो, और तीसरा मेरे टेलीग्राम चैनल से हर तरीके की पीडीएफ प्राप्त कर लो। बस इसके अलावा कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा? तो अब है ना हम क्या करने जा रहे हैं, कीबोर्ड से है ना डिवाइसेस को समझने जा रहे हैं, क्योंकि देखो पेपर में कीबोर्ड के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं अभी तक। तो कीबोर्ड को है ना मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक, और माउस को थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसके बाद जितनी भी डिवाइसेस है ना सभी के नाम, उनकी फुल फॉर्म सॉरी, और इनके बारे में एक एक दो दो पॉइंट, ये कहां पर यूज होते हैं, बस इतना ही लिखना है हमें, इतना ही समझना है हमको। ठीक है भाई? तो जैसे कि मैंने बताया था कि 1.25 घंटे रखेंगे थ्योरेटिकल क्लास के लिए, और लास्ट के 15 मिनट रखेंगे डाउट सेशन के लिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है एज ए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपका डाउट सेशन शुरू होता है। अब पूछे जो पूछना है आपको। आज की थ्योरेटिकल क्लास यहीं समाप्त होती है। अब आप चाहें तो इससे रिलेटेड डाउट पूछना है तो पूछिए, इससे हटके भी अगर कोई डाउट पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछिए भाई, क्लास के बीच में जो लोग पूछ रहे थे इधर उधर की बात है। एक बच्चे ने लिखा है सर इनकी फुल फॉर्म्स लिख देते हैं। बेटा आप चिंता मत कीजिए, जो हमारी अगली क्लास होगी नेक्स्ट, उसमें कीबोर्ड और माउस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद सभी जो शब्द मैंने यहाँ लिखे थे, सभी डिवाइसेस के नाम लिखे थे, उनकी फुल फॉर्म भी लिखूंगा और उनके बारे में एक दो पॉइंट भी बताऊंगा। बस इतना ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है? एक बच्चे ने लिखा है सर यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए बैच सफिशियंट है। हाँ बिल्कुल, ये बैच सफिशियंट है यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको बता दूं कि है ना हर एक एग्जाम, चाहे वो यूपी का हो, एमपी का, राजस्थान, कोई भी हो, सभी की अगर हम बात करें तो उसमें 80% जो सिलेबस है वो सब सेम होता है। तो यानी हमारा जो कंप्यूटर स्पेशल बैच है इसमें से 80% है ना आपका काम हो जाएगा। 10-20% ऐसा हो सकता है कि कुछ अलग सिलेबस मिल जाए, तो वो फिर आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, या मैं कोई सोर्स बताऊंगा वैसे पढ़ना फिर। ठीक है? 80% कोई भी एग्जाम ले लो हमारा इसमें से कवर हो जाता है। 10 से 20% सिलेबस है ना कुछ अलग है, तो आपको फिर अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे सर वो 10 से 20% वाला भी आप यहाँ क्यों नहीं करा रहे हो, तो वो फिर दिक्कत हो जाती है। बेटा बात पता ही है, जल्दी से बात अपनी खत्म करता हूँ फिर डाउट लूंगा, कि हमारा ऑलरेडी है ना जो टोटल कंप्यूटर है वही 50 से 55 क्लासेस का है। मैं समझता हूँ कि पूरे है ना जितने भी लोग कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं पूरे इंडिया में, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में डीप मैं ही पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए 50 से 55 क्लासेस हो जाती है मेरी। ठीक है? वरना सब लोग 20-22 क्लासेस में, 15-20 क्लासेस में पागल बना के छोड़ देते हैं। ठीक है? अब देखो, मान लीजिए अगर मैं यूपी के कोई एग्जाम ले लूँ, उनका 20% ऐड कर लूँ, मान लीजिए कि इसकी वजह से यहाँ पर टोटल 5 क्लासेस और ऐड हो गई। एमपी में मान लो कुछ अलग से सिलेबस दे दिया, उनके है ना 20% की बात कर रहा हूँ, उनकी मान लो 5 क्लासेस और हो गई। ऐसे मान लो राजस्थान में कोई सिलेबस अलग से दे दिया, उनका 20% भी पूरा कराऊंगा, 5 क्लासेस मान लो उनकी हो गई। उड़ीसा वाले है ना मान लो कहने लग रहे हैं कि सर हमारे एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के साथ साथ एमएस एसएस भी पूछा जा रहा है, तो मान लो उनका अलग से 20% कराऊंगा, तो मान लो 5 क्लासेस उनकी और हो गई। तो ऐसे करके ना ये सिलेबस बढ़ता चला जाएगा एंड सो ऑन। और ये काम है ना ऑलरेडी मैं एक बार करके पछता चुका हूँ। एक समय था जब मैं ना जिसने जो बोला उतना सिलेबस में कराता चला गया, और टोटल मिला के ना क्लासेस की संख्या पहुंच गई थी मेरे भाई 110। कितनी?
110। तब है ना दो चीजें, दो नकारात्मक चीजें ना बहुत हुई वहां पर। पहला नकारात्मक पॉइंट तो ये हो गया मेरे लिए कि सर इतना तो मैथ नहीं पढ़ना पड़ता, उतना तो कंप्यूटर पढ़ा रहे हो आप। ये सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट मेरे को देखने और सुनने को मिला। भाई मेरे को क्या पता था, भाई मैं तो सबका भला ही कर रहा था। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये हुआ कि जब इस बैच के बाद मैंने ना इस चीज को सुधारते हुए अगला कोई बैच पढ़ाया और उसमें केवल 50 से 55 क्लासेस में ही खत्म कर दिया। मैंने कहा इतना सफिशिएंट है। तो बच्चों ने ये कहना शुरू कर दिया कि सर एक बैच में आप 110 पढ़ा रहे हो, इसमें तो आधा ही पढ़ा रहे हो, इसका मतलब आप छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हो। लो जी साहब, अब मैं छोड़ छोड़ के पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे उन्हें समझाना पड़ा कि बेटा पंजाब में जो है ना वीओआईपी के बारे में पूछ रहे हैं, जियो फेंसिंग के बारे में पूछ रहे हैं, जीपीएस के बारे में पूछ रहे हैं, वो आपके में नहीं आना है, वो नहीं पढ़ना। नहीं सर आपने तो पिछले बैच में पढ़ाया था, हमें भी पढ़ाओ। अरे जब आने ही नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हो भाई। तो भैया सीधी सी बात है, 50 से 55 क्लासेस का जो सिलेबस है ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था। हर एग्जाम का सिलेबस यहां से कवर हो जाएगा और सभी एग्जाम में, ऑल एग्जाम में 80% सिलेबस यही होता है जो मैं इस बैच में कराता हूँ। 10-20% थोड़ा अलग हो सकता है, वो आपको अलग से करना पड़ेगा या मैं खुद बता दूंगा कि कैसे करना है। और पूछिए सर, थोड़ा प्रैक्टिस करवा दीजिए यूपी ट्रिपल एस सी के PYQ का। मैं अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में, ये बात पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ बेटा। मैं अपने यूट्यूब चैनल के एक तो कम्युनिटी वाले सेक्शन में, यूट्यूब पे आता है ना कम्युनिटी लिखा हुआ, और एक है प्लेलिस्ट वाला सेक्शन। और प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है MCQ प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम। इसमें जो मैं अभी MCQ प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर पेपर वाले ही क्वेश्चन है। ये यूपी ट्रिपल एस सी में जो प्रीवियस में पेपर आए वो भी करा दिए मैंने, ऑलरेडी करा ही चुका हूँ इनके सारे। अभी जो रिसेंटली मैं करा रहा हूँ वो MP वाले करा रहा हूँ, मध्य प्रदेश वाले। बट ये ध्यान रखना कि यूपी का कंप्यूटर अलग और MP का कंप्यूटर अलग नहीं होता है, सेम ही होता है। कुछ लोग ये बोले सर हम यूपी का एग्जाम देंगे उसका कंप्यूटर अलग आता है। ऐसा थोड़ी होता है। MP का एग्जाम देने जा रहे हैं सर उसका कंप्यूटर, ऐसा कुछ नहीं होता। कंप्यूटर कंप्यूटर ही होता है हर एक एग्जाम में। कोई कहने लगे सर SSC का पेपर है हमारा उसका कंप्यूटर की प्रैक्टिस करा, अरे तो वो यही तो होता है कंप्यूटर, और जो पढ़ा रहा हूँ और क्या होता है। सारा कंप्यूटर सेम ही होता है, बस लोगों के और बच्चों के दिमाग में भ्रम होता है, फिजूल होता है कि वो पागल तभी बनना चाहते हैं जब एग्जाम का नाम और थंबनेल लिखा हो। समझ रहे हैं, बहुत बड़ी ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि अगर आप एक थंबनेल बनाओ यूट्यूब पर जिस पर लिख दो SSC की एग्जाम की प्रैक्टिस, अब सारे SSC वाले ना उसी को देखना शुरू कर देंगे। अब उसी क्लासेस को है ना आप दोबारा अपलोड कर दो जिस पर लिख दो मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल, मध्य प्रदेश वाले उसी को देखना शुरू कर देंगे। बस इतना होता है, क्योंकि दोनों ही जगह एक ही क्लास है, एक ही तरीके के क्वेश्चन है। और पूछिए, एक बच्चे ने पूछा सर परम में सबसे फास्ट कंप्यूटर किसे कहा जाएगा। देखिए मैंने बताया था ना, परम की एक सीरीज लिखवाई थी आपको। परम 8000 सबसे पहला कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर जो इंडिया ने बनाया, और सबसे लास्ट में मैंने क्या लिखवाया था, परम गंगा, वो सबसे फास्टेस्ट है। एक बच्चा ने लिखा सर रजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस क्या होता है। अब ये चीज मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा। कौन है बेटा, सुधीर। इसके लिए आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला सबसे पहला चैप्टर देखना पड़ेगा, जहां पर मैंने कम से कम 10-15 मिनट लेकर फ्लिप फ्लॉप समझाया था और 10-15 मिनट लेकर पूरा रजिस्टर समझाया है। यानी आप वो चीज पूछ रहे हैं जिसके लिए मुझे अभी आधा घंटा फिर से पढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप पीछे जाके देख लो कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाली क्लास, वहां पर इनको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। और पूछिए सर CISF का फॉर्म भरना है, पेपर कैसा आता है, इजी या डिफिकल्ट। इजी आता है। मैं ऑलरेडी ये बात पहले ही बता रहा था कि कंप्यूटर है ना इजी ही आता है, पर जैसे कंप्यूटर का C भी नहीं आता उसके लिए तो ये UPSC का एग्जाम हो गया ना, IAS का पेपर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पेपर हो जाएगा अगर कंप्यूटर का C भी नहीं आता तो। समझे क्या कहना चाह रहा हूं। आता यही है फंडामेंटल, बस जिसको फंडामेंटल का C भी नहीं आता, कंप्यूटर का C नहीं आता, उसे क्या लगता है भाई कंप्यूटर बहुत टफ पूछ रहे हैं, हमसे तो हिला भी नहीं। अरे हिला इसीलिए तो नहीं जब आपने पढ़ा ही नहीं, या जब आपको वो चीज आती नहीं थी, आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आएगा नहीं। आता इजी है, बिल्कुल फंडामेंटल कंप्यूटर पूछते हैं हर जगह। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2-4 क्वेश्चन को छोड़कर या 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर लगभग लगभग वही सब चीजें पूछी जा रही हैं जो मेरे इन तीनों चीजों पर डली हुई हैं, मेरी क्लासेस में, मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर। बस मैं हर पेपर के क्वेश्चन देख रहा हूं, इनसे बाहर कहीं नहीं जा रहा। एक बच्चे ने पूछा था फर्मवेयर के बारे में, कौन था, गौरंग सिंह। चलो ये बता देता हूँ। गौरंग, देखो आपने पूछा था क्लास के बीच में फर्मवेयर के बारे में, मैं आपको वैसे ऑलरेडी फर्मवेयर के बारे में 2 बार बताऊंगा आने वाली क्लासेस में, बट आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। फर्मवेयर बेसिकली एक प्रोग्राम को कहते हैं जो किसी मेमोरी या हार्डवेयर के अंदर परमानेंटली फिक्स कर दिया जाए, फिर आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, आप उसे फिर है ना मिटा नहीं सकते। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आप है ना किसी प्रोग्राम को किसी मेमोरी के अंदर डाल दो और वो हमेशा के लिए चिपक जाए,
फिर आप उसे हटा नहीं सकते। तो इसकी डेफिनेशन ये बनी, ए प्रोग्राम विच इज परमानेंटली इंप्लीमेंटेड इन अ मेमोरी और हार्डवेयर दैट इज नोन एज फर्मवेयर। अब आप बोलेंगे सर इसका एग्जांपल क्या है, तो हमारे कंप्यूटर में बायोस, BIOS यानी बायोस नाम का जो प्रोग्राम होता है वो रीड ओनली मेमोरी की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही उसमें डाल दिया जाता है, फिर आप उसे एरेज नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। तो इसलिए बायोस नाम के प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। ठीक है, और पूछिए। सर मैंने हिस्ट्री एंड जनरेशन पूरा लिख लिया हैंड रिटन। चलिए अच्छी बात है, हैंड रिटन आप खुद से लिख रहे हो तो और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। वरना वैसे नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैंने हिस्ट्री और जनरेशन की प्रॉपर तरीके से, है ना, एक बुकिश यानी किताब जैसी जो भाषा होती है उसी तरीके की PDF आपको दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। बट अगर लिख लिया तो कोई बात नहीं, बढ़िया है। और पूछिए।